स्टूडेंट्स, आज का पाठ है सांख्यिकी, जो कि बहुत ही आसान पाठ है और नंबर स्कोर करने वाला पाठ है। तो इस पर ध्यान देते हैं ज़रा। सबसे पहले आता है आंकड़े। आंकड़े क्या चीज़ होती है? जो कुछ भी हम लिखते हैं वो आंकड़े ही कहलाते हैं। जैसे आपके यहाँ घर में सर्वे करने के लिए कोई आता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं। उसके बाद दूसरे घर में गया, उनसे पूछे यही सवाल कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। इसके बाद अगले परिवार में गया, वो क्या कर रहा है? वैसे सब के सब वो आंकड़े इकट्ठे कर रहा है। तो इसी तरह से पूरे माना गांव के आंकड़े इकट्ठे करता है। तो जैसे जैसे उसको आंकड़े मिले, उसने वैसे वैसे अपने रजिस्टर पे नोट करता गया। और इस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा, यानी कि अवर्गीकृत डाटा बोलते हैं। इसके बाद उसको वो व्यवस्थित ढंग से लगाता है कि भाई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसमें 4 बच्चे हैं, उनकी संख्या, ऐसे परिवार की संख्या जिसमें 5 बच्चे हैं, उनकी संख्या, 6 सदस्यों वाले की संख्या। इस तरह से उसने उसको व्यवस्थित कर दिया। इससे हमें मिल जाएगा कि ऐसे परिवार की संख्या कितनी कितनी है, उनके सम्मुख वो लिखता रहेगा। तो अब कुछ टर्म्स आती है बारंबारता। बारंबारता क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसे बोलते हैं हम बारंबारता। ये कोई चर कितनी बार आ रहा है, वो उसकी बारंबारता होती है। माना एक क्लास 10 में 10 नंबर का एक टेस्ट लिया और 50 बच्चे हैं उसमें अंदर। अब यदि नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि 10 अंकों का ही टेस्ट है और 50 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो हम देखेंगे कि कुछ भाई ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके 0 नंबर आए, क्योंकि नंबर 0 से लेकर के 10 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो उनकी संख्या को नोट किया गया। इसी प्रकार से 1 अंक जिसको प्राप्त हुए, उनकी संख्या कितनी है वो लिख दी। 2 अंक वाले कितने हैं, उनकी संख्या लिख दी। तो इस तरह से इन आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े। तो बारंबार था, आपको पता चल गया कि कोई आंकड़े कितनी बार रिपीट कर रहा है, इसकी कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। माना सपोज एक कुछ 5 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने 10 हैं, तो 10 जो है 5 अंक वो 10 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब वो 10 क्या होगी, उसकी बारंबारता हो जाएगी। अब हमें केंद्र प्रवृत्ति की माप करनी है। केंद्र सपोज हमारे पास जो है, यानी कि माध्य, माध्यक और माध्यिका, 3 चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास माना जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, माना x1, x2, x3 डैश 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 xn आंकड़े हैं, और इसका हमें सपोज माध्य निकालना है। माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। माध्य x बार बराबर है आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। यानी कि x बार का जो सूत्र हुआ वो हुआ कि x1 वो सभी आंकड़े, उन सबको जोड़ दिया है, x3 प्लस सो ऑन प्लस xn बटे n। उदाहरण है हमारे पास 5, 10, 8, 7, 6, 4, 3। ये हमने कुछ आंकड़े लिए। तो माना इसका माध्य निकालना है, तो क्या कर देंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे, क्योंकि माध्य का सूत्र है आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। यानी कि आंकड़ों को जोड़ दिया, 5 + 10 + 8 + 7 + 6 + 4 + 3 बटे में ये आंकड़े कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। इन सबको जोड़ा, 10 5 15 8 23 7 30 6 36 4 40 और 3 43 43 बटा 7 7 6 के 42.6.1 लगभग इसका उत्तर ये हुआ इसका। इस तरह से ये जो अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं, इसका सूत्र है माध्य निकालने का, x बार बराबर है x1 + x2 + x3 प्लस डैश 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 प्लस xn बटे n, यानी कि आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े। अब यदि हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े दिए हों, माना x दिया हो
और यहाँ पर f दिया हो, यही चीज़ है माना ये x1 की जो बारंबारता है वो f1 है, x2 की बारंबारता वो f2 है, x3 की बारंबारता वो f3 है, डैश 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 xn की बारंबारता वो सपोज fn है। तो अब क्या करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे f गुणा x, ये बनाएंगे f1 x1 इंटू f2 x2 f3 x3 और fn xn। ये तो इसमें जो माध्य निकलेगा हमारे पास x बार, तो हम एक यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर एक कॉलम होगा वो होगा समीशन fn यानी कि इन सभी बारंबारताओं का योग, और यहाँ पर होगा समीशन fn xn यानी कि ये वाला जो कॉलम है इन सभी आंकड़ों का योग, ये हो गया समीशन fn xn। तो इसमें जो सूत्र होगा माध्य का समीशन fn xn बटे समीशन fn, इसको हम या ये भी लिख सकते हैं कि समीशन fx बटे समीशन fn। अगर n में कन्फ्यूज़न होता है तो अगर हम समीशन fx भी लिखें तो कोई भी माना जाएगा। तो माध्य बराबर है समीशन fx बटे समीशन f। अब ये तो है हमारे पास इनकी बारंबारता दी गई है। माना अगर ये वर्ग अंतराल में दिया होगा, माना अगर कोई आंकड़े हैं उदाहरण के तौर पे, चलो अगर माना इसका एक उदाहरण लेते हैं, ये एक चर है x, ये 5 2 3 4 5, इसकी बारंबारताएं हैं f 2 0 4 6 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे f गुणा x का, यानी कि f और x की आपस में गुणा होगी। 5 दूनी 10, 2 0 का 0, 3 चौका 12, 4 छक्के 24, 5 तिया 15। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीशन f निकालेंगे। समीशन f यानी कि इन सभी को हम जोड़ देंगे। 6 4 10 3 13 14 15। अब इनको जोड़ते हैं, 24 और 15 39, 40 41, 10 51 और 10 61। समीशन fx का मान आया 61। 4 5 9 10 11, 1 2 2 4 5 और 1 6 61। ठीक है, अब हमें माध्य निकालना है। सपोज x बार, ये समीशन fx बटे समीशन f, यानी कि x बार का मान समीशन fx का जो मान हुआ वो है 61 बटे समीशन f का मान 15। तो इसका मान आया 4.06 लगभग। अब माना अगर वर्ग अंतराल में दिया हो सवाल, तो सबसे पहले आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, इसका सूत्र होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2। ये हो गया हमारे पास वर्ग चिन्ह। अब इसी सवाल को, वर्ग अंतराल वाले सवाल को मैं उदाहरण से समझाना चाह रहा हूँ कि उदाहरण है हमारे पास कि सपोज वर्ग अंतराल लिया, जिसको क्लास इंटरवल CI लेते हैं। सपोज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल हो गया। इसकी बारंबारता 5 2 1 8 7, ये इसकी बारंबारता है।
तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह इनके बीच का होता है हमेशा, जो वर्ग अंतराल दिए होते हैं इनके बीच का ही होता है, वो औसत ही होता है एक तरह से। वो वर्ग चिन्ह निकलता है कैसे? निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2। बाएं साइड वाली को हम बोलते हैं निचली सीमा और दाएं साइड वाली को हम बोलते हैं ऊपरी सीमा। तो यहाँ इस वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा हमारे पास 10 हुई और निचली सीमा हमारे पास 0 हुई। तो हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसको कि हम x से लिखते हैं, चर x से इसको निरूपित किया जाता है। तो निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2, यानी कि 10 में 0 जोड़ दिया 10, फिर भाग कर दिया उसको 2 से, आया 5। इसी तरह से 20 प्लस 10, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इन दोनों को जोड़ दिया, 20 और 10 30 का आधा किया 15। तो इसी तरह से 20 और 30 को जोड़ दिया, 50 को भाग किया 2 से, कितना आया 25। तो इसी तरह से 40 और 30 को जोड़ दिया, 70 का आधा किया 35। 50 और 40 को जोड़ दिया, 90 का आधा कितना हुआ 45। क्योंकि वर्ग अंतराल एक समान है, ये 0 10 20 30 40, ये इसमें जो है 10 10 का ही अंतराल है, इसमें एक समान अंतराल है। तो यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह आएंगे ये भी एक जैसे अंतराल वाले ही आएंगे, 5 15 25 35 45, यानी कि सब में 10 10 का अंतर है इसमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f गुणा x। अब जी जो है, जो पिछला वाला जो है इसमें बदल गया है। अगर आपको x दिया है और f दिया है तो हम कैसे करते हैं, f गुणा x निकालते हैं, f गुणा x। तो 5 5 25, 15 दूना 30, 25 से कम 25, 35 से 18, 8 5 40, 24 28 280, 45 7 315, शायद 7 5 35, 7 को 28 3 31 315। इसके बाद इनको जोड़ दिया, समीशन f निकाला, 8 7 15 5 20 और 3 23। अब समीशन f निकाला, fx, इन सबको जोड़ दिया, 5 5 10 5 15, 3 तो 5 6, 2 8 8 16 1 17, 3 तो 5 और 1 6। अब निकालना हमने औसत माध्य, समीशन fx बटे समीशन f, यानी कि 675 बटे 23। अब इसको भाग करवाना है हमने, 23 दूना 46, बचा हमारे पास 21 और 5 बचा, तो इसका उत्तर आएगा 20.9 के आसपास इसका उत्तर आएगा। ये लगभग इसका उत्तर आएगा। ये कैलकुलेशन आप देख लेंगे अपने आप, तरीका से होना चाहिए। अब एक खास बात ध्यान देने वाली इसमें यह है, वर्ग अंतराल में एक होता है सतत वर्ग अंतराल और एक होता है असतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल हम इसको बोलते हैं जब एक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और अगले वाले वर्ग अंतराल की निचली सीमा एक जैसी हो, यानी कि इधर ऊपरी सीमा 10 है तो अगले वाले अंतराल की निचली सीमा भी 10 ही होगी। इधर 20 है तो अगले वाले अंतराल में 20 से ही शुरू हो रहा है, 30 है तो आगे 30 से ही शुरू हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल। अब होता है असतत वर्ग अंतराल। असतत वर्ग अंतराल, असतत वर्ग अंतराल माना 0 से 10, फिर आ रहा 11 से 20, फिर आया 21 से 30, फिर 31 से 40। अब देखो उसमें माना किसी को 10.5 नंबर मिले हैं, ऊपरी सीमा 10 निचली सीमा 11, तो 10.5 कहाँ पर आएगा? तो इसलिए जो है सबसे पहले असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में लेने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है 11 और 10 का अंतर कितना है 1, उसका हम आधा कर देते हैं, ठीक है। 1 का आधा 0.5 हो गया, तो 0.5 जो है
हर एक निचली सीमा में घट जाएगा और ऊपरी सीमा में वो जुड़ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -0.5, ये आया हमारे पास 10.5, ये हुआ 20.5 और ये 30.5, और यहाँ ऊपरी सीमा में इसने जोड़ना है तो 10.5 और ये 20.5 और ये 30.5 और ये 40.5। इस तरह से इसने काम नहीं होना, इससे सतत वर्ग अंतराल इस तरह से हुआ ये, ठीक है, यानी कि 0.5, ठीक है। तो 1 का आधा यानी कि 0.5, इसको हम निचली सीमा में घटा देंगे और ऊपरी सीमा में हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये मिलता है सतत वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल हुआ, ये हुआ सतत, क्योंकि इसमें ऊपरी सीमा और निचली सीमा एक जैसी हो गई है। अब जैसे ये पीछे विधि हुई है, इसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि और एक दूसरा होता है पग विचलन विधि। अब दूसरी विधि है पग विचलन विधि। एक विचलन विधि भी है, सवाल उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो उसकी तरह बोलते हैं पग विचलन विधि से इसको हल करना है। इसको मैं सीधा पहले हम एक उदाहरण से इसको समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैं माना एक सतत वर्ग अंतराल लिया, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। अब माना इसकी बारंबारता है। इस विधि को हम तब प्रयोग करते हैं जब आंकड़े बहुत ज़्यादा हों और साथ में बहुत ही बड़े हों। उस केस में पग विचलन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मैं जानबूझ के छोटे आंकड़े लेके चल रहा हूँ ताकि उदाहरण में जो है मुश्किल ना हो समझने में। तो माना 8, 15, 7, 10, 9, 6 ये लिए माना। सबसे पहले इसको मैं x निकालता हूँ, जो चर है x का मान निकालता हूँ, वर्ग चिन्ह। तो निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2, तो 10 में 0 जोड़ दिए, 10 का आधा 5। अब इसमें हमने देखते हैं कि हर जगह में वर्ग अंतराल एक जैसा है, 10-10 का ही वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल हम ऐसे में देखेंगे, अगर एक जैसा है तो क्योंकि अंतर कितने का 10-10 का है, तो हर एक में 10 जोड़ते जाएंगे, 5 और 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेके चलते हैं, ए लेके चलते हैं, एक टर्म लेके चलनी पड़ती है ए होता है एज्यूम्ड मीन, कि उसको हम मानते हैं कि माध्य है। तो हम बीचों बीच वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, तो बीच वाला जो होगा चौथा होगा, 1 2 3 4, इसको हम ए का नाम देते हैं। अगर माना यहाँ अगर 2 बीच में आते हों, अगर 8 आंकड़े हों तो बीच में 2 आएंगे, तो आपकी इच्छा है ऊपर वाले को आप ए मानो चाहे नीचे वाले को ए मानो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक टर्म लेके चलते हैं ui, ठीक है। ui है हमारे पास x माइनस ए बटे में h, एक सूत्र होता है x माइनस ए बटे में h। अब क्या करेंगे, जिसको हमने a माना हुआ है उसके सामने वाले को ठीक 0 लिख देंगे, उसके ऊपर गिनती -1 -2 -3, नीचे में धनात्मक 1 2 3। अब क्या करेंगे, अगला कॉलम बनेगा f गुणा u का, यानी कि अब इसकी गुणा इसके साथ करनी है हमने। इसका मतलब जो था, जो चर x में था वो अब u में बदल चुका है। तो इसका मतलब है 3 की गुणा -3 के साथ -9,
तो 8 की गुणा -2 के साथ -16, 15 की गुणा -1 के साथ -15, 7 की गुणा 0 के साथ 0, 10 एकम 10, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। अब हम इसको जोड़ते हैं। अब क्या किया, इसको समीशन FU जोड़ दिया, यानी कि धनात्मक वाले अलग से जोड़ेंगे, ऋणात्मक वाले अलग से जोड़ेंगे। 18 18 36 और 10 46, 46 ये हो गया, प्लस का 46। अब 15 और 16 31, 31 और 9 40, यह माइनस का 40। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 46 में 40 गया, बचा 6, तो यहाँ उत्तर आया 6, धनात्मक का 6। यहाँ पे निशान अगर ऋणात्मक है तो वो लिखा जाएगा, धनात्मक है तो वो लिखा जाएगा। तो अब समीशन F निकालते हैं। 8 और 3 11, 11 और 15 26, 10 36, 7 43, 43 और 9 52 और 6 58। समीशन F ये हुआ 58। अब जो माध्य का जो सूत्र होगा x बार का, वो बदल जाएगा, वो होगा a प्लस समीशन FU बटे समीशन F गुणा h लिया जाएगा। h क्या चीज़ होता है, ये अंतराल, कितने कितने का अंतराल है, ये h होता है। तो यहाँ पर a का जो मान है हमारे पास वो कितना है 35, प्लस समीशन FU का मान 6 बटे समीशन F का मान 58 और गुणा h का मान कितना है हमारे पास 10, 10 के 60 बटे 58। तो इसका मान 35 प्लस इसका उत्तर 1 दशमलव समथिंग को आएगा, 1.58, 2 बचा, 2 0, 1.0, फिर वो लेके चले कितना बचेगा 0, 204 के आसपास ही आएगा माना। तो 35/36.04, ये आपने भाग करके देख लेना, अगर सही हुआ तो सही हुआ, गलत है तो आप खुद देख लेंगे इसको। तो ये उसका उत्तर लगभग होगा, इसका उत्तर। मेथड सही होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन आप भाग कर सकते हो इसको।